हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेशंस के प्रकार, रेस्पिरेटरी अंग, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे मनुष्य जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये देखेंगे। ठीक है, तो श्वसन के लिए हम बात करते हैं बहुत ही सिंपल। पहले इसके डेफिनेशंस देखेंगे, डेफिनेशंस के बाद इसके हम बात करेंगे जो ऑर्गेन्स है, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स या जीव हैं उसमें उसको देखेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इसके प्रकार में स्पेशली जो हम बहुत सिंपल मेथड पढ़ते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी और अनऑक्सी जो श्वसन होते हैं इसकी बात करेंगे। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशंस की अगर हम बात करते हैं परिभाषा की, श्वसन एक्चुअल में है क्या, तो हम बात कर रहे हैं श्वसन रेस्पिरेशंस की। इसकी डेफिनेशंस की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं। सिंपल प्रोसेस जो डेफिनेशंस का है, इसमें हम बात करते हैं जटिल भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होने वाले अपघटन जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, श्वसन कहलाती है। या फिर हम सिंपल इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, जीवों की मुख्य भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होने वाला ऑक्सीकरण जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, श्वसन कहलाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल डेफिनेशंस बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन की बोल रहे हैं। प्रोटीन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस या फिर हम बोल रहे हैं एब्सेंस में ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। और इसमें हम क्या बोलते हैं, जो एनर्जी या ऊर्जा जो रहता है ये क्या होता है, मुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल हम डेफिनेशन बताते हैं, जटिल भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होने वाला अपघटन या ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। अब श्वसन की अगर हम बात करते हैं इक्वेशन की, तो इसकी इक्वेशन जो रहता है वो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस का रिवर्स रहता है। ठीक है, तो रिवर्स बोलने का मतलब, जैसे हम फोटोसिंथेसिस में बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो रहेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, श्वसन में C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब हम इसको बात कर रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या होगा, रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या करेगा, मुक्त करेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत हमको ज़्यादा वर्क नहीं करना है, सभी में 6 और 6 मॉलिक्यूल लगा सकते हैं, इक्वेशन जो रहेगा ये क्या होगा, बैलेंस रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये क्या है, हम बात कर रहे हैं C6H12 जो है कार्बोहाइड्रेट है, O6, इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, तो ये इस तरह से रिलीज होता है। और यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या होगा, कुछ एनर्जी भी रिलीज होगा। आगे हम बताएंगे, इसको फिर से दो तरह के डिफाइन करेंगे, जैसा कि हम डेफिनेशन में जो बोल रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस या अब्सेंस, उपस्थिति या अनुपस्थिति वाला जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे इसको फिर से डिफाइन करेंगे टाइप्स में, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल हम बात करते हैं ये इसकी सिंपल डेफिनेशंस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें श्वसन अंग की। तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं श्वसन अंग या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन या श्वसन अंग की जो बात कर रहे हैं, जीवों की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप की होती हैं।
जैसे हमको पता है एक कोश की जीवों से लेकर बहुकोश की जीवों को, सरल जीवों से लेकर जटिल जीवों का, इस तरह से उसका क्या हुआ है, क्रमिक या एक सीक्वेंस में ग्रोथ हुआ है या विकास हुआ है। तो जैसे हम बात करते हैं हमारे शरीर में डिफरेंट ऑर्गेन प्रेजेंट होते हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ये इस तरह से जो ऑर्गेन प्रेजेंट होते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं, इनमें इस तरह के ऑर्गेन या अंग नहीं पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि अगर जब उनमें अंग नहीं पाए जाते हैं तो ये जो प्रोसेस हो रहा है रेस्पिरेशन वो किस तरह से हो रहा है। तो इसके लिए हम बात करते हैं, अलग अलग जीवों में इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए अगर हम इसके एक टेबल की बात करें तो इस तरह से एक सिंपल टेबल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, जीव की बात कर रहा हूँ, और दूसरे तरफ इसकी क्या कर रहा हूँ, अंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब उसमें जो भी ऑर्गेन्स जो रहेगा इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो जीव में हम अगर बात कर रहे हैं, सबसे पहली जो है यूनिसेलुलर जीव, एक कोश की जीव की, एक कोश की जीव। जैसे एक कोश की जीव में अगर हम बात कर रहे हैं कौन सा, जो प्रोटिस्टा वगैरह है, ठीक है, या पैरामीशियम वगैरह की बात कर रहे हैं, तो इनकी बात करें तो ये क्या करता है, जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, प्लाज्मा झिल्ली, ये इस संरचना के द्वारा क्या करता है, एक्चुअल में अपना श्वसन करता है। ठीक है, तो एक कोश की जो जीव रहेगा या यूनिसेलुलर, जैसे कि एग्जांपल प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन या फिर श्वसन करता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं दूसरा, एक कोश की जीव के बाद सेकेंड इसका जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ये है पोरीफेरा, या फिर हम बात कर रहे हैं इसके एग्जांपल में स्पंज की बात करते हैं, या सिलेंट्रेटा की बात कर रहे हैं, एंड सिलेंट्रेटा की बात कर रहे हैं। अगर ये दिया हुआ है तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, जिसमें हम स्पंज वगैरह की बात करते हैं। अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सटर्नल सरफेस होगा, प्लाज्मा झिल्ली जो रहता है वो तो अंदर को कवर कर रहा है, उसके बाहर भी एक क्या होगा, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जैसे सेल वाल वगैरह बोलते हैं, जो प्लांट सेल में रहेगा। एनिमल में तो सेल वाल होता नहीं है, तो हम बोल रहे हैं जो बाह्य सतह रहेगा, एक्सटर्नल सरफेस, इसके द्वारा इनमें क्या होगा, तो हम बात कर रहे हैं बाह्य सतह की, बाह्य सतह के द्वारा होगा, एक्सटर्नल सरफेस बोल रहे हैं, ये इसके द्वारा ये क्या करेगा, श्वसन करेगा। थर्ड हम बात कर रहे हैं इसमें, अगर हेलमिंथिस हुआ तो यहां पर भी क्या होता है, सामान्य सतह के द्वारा बोल सकते हैं, वही एक्सटर्नल सरफेस आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट की, कीट की बात कर रहे हैं, कीड़े वगैरह रहेंगे, तो यहाँ पर इसमें किसके द्वारा होगा, श्वास नाल। कभी कभी श्वास नाल ना देकर इंग्लिश वर्ड यूज किया रहता है, वो है ट्रेकिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रेकिया दिया रहेगा या फिर श्वास नल। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड यूज लिख रहा हूँ, ठीक है, या दोनों यूज कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसमें आ जाएगा मोलस्का की। अगर मोलस्का है, जैसे घोंघा, स्नेल वगैरह हो गया, अगर ये दिया हुआ है तो इसमें किसके द्वारा होगा, गिल्स के द्वारा होगा। ठीक है, और एक फुसफुसी कोस्ट बोलते हैं, पल्मोनरी चेंबर या गिल चेंबर वर्ड यूज करते हैं, इसके द्वारा भी होता है, बट गिल्स मेन रहता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिश की, फिश में भी किसके द्वारा होगा, गिल्स के द्वारा। फिश के बाद आता है एम्फीबिया। अब एम्फीबिया में क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उभयचर जो बोलते हैं, उभयचर जो रहेगा इसमें क्या होता है, दो अलग अलग आर्गन, मतलब 3 आर्गन होता है। स्पेशली हम बात करें तो जनरली इसमें 2 रहता है, बट इसमें 3 हम बात करेंगे। एक तो होता है इसमें गिल्स होगा, और दूसरा होगा कौन सा, लंग्स होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, माउथ के द्वारा भी क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन शो कर सकता है। क्लियर है। तो एम्फीबिया की बात कर रहे हैं तो इसमें आएगा गिल्स आ सकता है, लंग्स आ सकता है, और माउथ आ सकता है। ठीक है, अब अगर हम इसको डिफाइन करते हैं कि किस किस कंडीशन में ये इसका यूज करेगा। अगर एम्फीबिया जो उभयचर है, जल के पूरा अंदर है, ठीक है, डीप में, गहराई में है, तब वो गिल्स का यूज करेगा। क्लियर है। अगर एम्फीबिया थल में है तो किसका यूज करेगा, लंग्स का यूज करेगा, फेफड़े का। और अगर वो क्या है, जल की ऊपरी सतह में, बाहर में है, तब वो माउथ के द्वारा करेगा।
क्लियर है। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं एम्फीबिया जो रहता है 3 अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं इसमें, या श्वसन अंग पाए जाते हैं। गिल्स को हिंदी में क्लोम बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, हिंदी वर्ड भी याद रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और लंग्स फेफड़ा ये तो पता ही है, तो ये हम बात करते हैं। नेक्स्ट एम्फीबिया के बाद हमको इसमें देखना है रेप्टाइल्स का। तो नेक्स्ट आता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में जो रेस्पिरेशंस होगा ये लंग्स के द्वारा होगा, फेफड़े के द्वारा। बर्ड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये किसके द्वारा होगा, लंग्स के द्वारा होगा। और मेमल्स की बात कर रहे हैं तो मेमल्स में भी ये किसके द्वारा होगा, लंग्स के द्वारा होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं इसके श्वसन अंग के लिए, ये याद रखना है। क्लियर है। बहुत ही सिंपल तरह से हमको याद रख सकते हैं। ये क्या है, जो निम्न श्रेणी के जीव है वहाँ से हायर की ओर हम इस तरह से बढ़ते क्रम में बताते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं मेमल जो है सबसे विकसित प्राणी में आता है, जीव में आता है, तो इस तरह से उनकी कॉम्प्लिकेशन जो रहता है वो बढ़ते जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो श्वसन अंग है, इसके बाद हम इसमें कुछ प्रोसेस की बात कर रहे हैं। जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं एक स्टेप की, तो देखिए एक स्टेप की अगर हम बात करें तो श्वसन की जो स्टेप्स होता है, बाद में हम लोग देखेंगे इसके जो मैकेनिज्म्स या क्रिया है। तो स्टेप में फर्स्ट जो हम बात करते हैं इसमें आता है एक्सटर्नल आएगा। पहला आएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब बाह्य श्वसन बोलते हैं। और दूसरा हम बात करते हैं इसमें आएगा कौन सा, इंटरनल रेस्पिरेशन, मतलब आंतरिक श्वसन। क्लियर। तो अगर हम बात कर रहे हैं बाह्य की, तो एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होता है इसमें 2 स्टेप होता है। फर्स्ट जो रहता है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए हिंदी में वर्ड यूज करते हैं श्वासोच्छ्वास वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, श्वासोच्छ्वास वर्ड यूज करते हैं। और सेकेंड जो रहता है इसको हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज वर्ड यूज करते हैं, मतलब गैसीय आदान प्रदान वर्ड यूज करते हैं। ये इस तरह से क्लियर है। इंटरनल जो रहता है इसमें एक स्टेप हम लोग वर्ड यूज करते हैं, वो है सेलुलर रेस्पिरेशन वर्ड यूज करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, या इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं कौन सा, आंतरिक श्वसन वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है। तो जो श्वसन की स्टेप होता है जीओ में, ये स्पेशली हम 3 स्टेप में बात करते हैं। कौन कौन सा, श्वासोच्छ्वास, सेकेंड स्टेप हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं गैसियस एक्सचेंज, गैसीय आदान प्रदान, और थर्ड जो है कोशिकीय श्वसन वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है। अब हम लोगों को एक्चुअल में देखना है श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर बोलते हैं। जनरली हम ब्रीदिंग को क्या करते हैं, श्वसन बोलते हैं। जैसे ये हम जो कर रहे हैं ये हम श्वसन समझते हैं, जबकि एक्चुअल में ये श्वसन नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, ब्रीथ प्रोसेस है, श्वासोच्छ्वास की प्रोसेस है। ठीक है। तो हम पहले श्वासोच्छ्वास और श्वसन में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें सबसे पहले ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस की। ठीक है। ब्रीदिंग मतलब हम बात कर रहे हैं श्वासोच्छ्वास की, श्वासोच्छ्वास, और ये हो गया कौन सा, श्वसन। इसमें हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं श्वासोच्छ्वास जो रहता है ये क्या होता है, एक यांत्रिक क्रिया होता है, यांत्रिक क्रिया होता है।
जबकि ये क्या होता है, जैव रासायनिक होता है। ठीक है, बायोकेमिकल और ये मैकेनिकल प्रोसेस हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है, उत्सर्जन या त्याग किया जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में क्या होगा, अनुपस्थिति में पदार्थों का अपघटन होता है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा। क्लियर है, जैसा कि हमने डेफिनेशन पहले देखे हुए हैं। थर्ड हम बात करते हैं, यहाँ पर ऊर्जा जो रहेगा, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं ब्रीथ बस की, केवल इतना प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, श्वासोच्छ्वास। अभी हम बाकी जो हमारे इंटरनल पार्ट में जो भी चेंजेस हो रहा है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसको शामिल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, श्वासोच्छ्वास की। अगर हम सारे प्रोसेस को, जैसे हम ब्रीथ से लेकर आगे प्रोसेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, श्वसन। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा या एनर्जी क्या होगा, उत्पन्न होगा। ठीक है, उत्पन्न होता है, ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे श्वासोच्छ्वास जो रहता है जनरली ये क्या होता है, कोशिका के बाहर होता है। ठीक है, कोशिका के बाहर होगा, और ये कहाँ होता है, सामान्यतः कोशिका के अंदर। मतलब जो ऑक्सीकरण या अपघटन जो होता है जनरली ये क्या होता है, सेल के इनसाइड होगा और ये आउटसाइड होता है। यहाँ पर जनरली एंजाइम क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। और इनमें क्या होगा, एंजाइम जो रहता है प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, या एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो क्लियर है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करना, ये क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अब अगर इसके टाइप्स की बात करें तो श्वासोच्छ्वास फिर से दो ग्रुप में हम या दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन, या इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये श्वासोच्छ्वास में आता है। निःश्वसन और निःश्वसन, ये इस तरह से वर्ड यूज करते हैं, तो ये आगे डिफाइन कर सकते हैं। इनहेलेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन को अंदर ले जाएंगे, और एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेंगे। ये इस तरह से सिंपल प्रोसेस डिफाइन करते हैं इसमें। तो ये हो गया ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है श्वसन के प्रकार, टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप से हम बात करते हैं, ये किसके आधार पर है, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति बोल रहे हैं। अगर हम इसके आधार पर बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन होता है ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा होगा, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और सेकेंड हम बात करते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो श्वसन होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो तरह की होती है। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, एरोबिक एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है। अब अगर हम बात कर रहे हैं इन दोनों की, तो जैसा कि एरोबिक दिख रहा है, एरोबिक मतलब भोज्य पदार्थों का अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन बोलेंगे। अगर भोज्य पदार्थों का अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, मतलब वहां पर ऑक्सीजन या वायु नहीं पाया जा रहा है, तब इस प्रोसेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो हम इसको बेसिकली मतलब डिफाइन कर सकते हैं, पर बेटर होगा हम इन दोनों को भी डिफरेंस फॉर्म में देखें, अंतर के फॉर्म में, ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। तो चलिए हम बात करते हैं फिर से सेम प्रोसेस की, किसकी
एरोबिक और एनएरोबिक की बात कर रहे हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशंस की और एक हम बात कर रहे हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशंस के। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं इसमें जो भोज्य पदार्थों का अपघटन होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है या उपस्थिति में होगा, और यहाँ पर अपघटन जो रहता है किस में होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकेंड प्रोसेस। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो रहा है तो यहाँ पर जो भोज्य पदार्थ होगा, फूड मटेरियल होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इनका जो ऑक्सीकरण अपघटन होगा, ये ऑक्सीजन है तो पूर्ण रूप से होगा और यहाँ पर क्या होगा, अपूर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण अपघटन होता है, मतलब पूरी तरह से सरल भागों में टूट जाएगा जटिल पदार्थ जो रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा, अपूर्ण अपघटन होगा। ठीक है, मतलब भोजन की टूटने की जो क्रिया होगा पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड या H2O में नहीं टूटेगा। अब चूंकि पूर्ण अपघटन हो रहा है तो इसका जो उत्पाद होगा, उत्पाद क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। किसमें, वायवीय श्वसन में। अगर अवायवीय श्वसन है तो इसका जो उत्पाद होगा कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल एल्कोहल C2H5, और कभी कभी हम बात करते हैं इसमें लैक्टिक अम्ल बनेगा। लैक्टिक अम्ल जैसे हम बात कर रहे हैं जंतुओं की जो कोशिकाएं हैं जिसकी वजह से टायर्डनेस या थकान जो आती है, वहाँ पर ये लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एरोबिक में जो ऊर्जा रहेगा, एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, 38 ATP मुक्त होता है, जबकि यहाँ पर जो एनर्जी रहेगा चूंकि अपूर्ण हो रहा है मतलब कम होगा, कम मतलब हम बात कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर क्या होता है, 2 ATP होता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट, एरोबिक जो रहता है ये कहाँ पर होता है, अगर इसकी बात करें तो जनरली ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जबकि यहाँ पर हम एनारोबिक की बात कर रहे हैं तो केवल क्या आता है, साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, कोशिका द्रव्य में होता है ये। ठीक है, कोशिका द्रव्य में होगा, और ये कोशिका द्रव्य और किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्लियर है, याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है, ये इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इक्वेशंस की। देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं एरोबिक की तो एरोबिक का इक्वेशन क्या होगा, C6H12O6। यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होगा, और ऑक्सीजन जब यूज होगा तो ये प्रोडक्ट बनाता है CO2 और H2। साथ ही साथ ये क्या करता है, 38 ATP ऊर्जा जो है वो क्या करेगा, मुक्त करेगा। क्लियर है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। बैलेंस करें तो ये 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये 6 होगा, जैसा कि हम रेस्पिरेशन के डिफिनेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन यूज किए थे वही है एरोबिक का। ठीक है, एरोबिक क्यों बोल रहे हैं, इसके वजह से ऑक्सीजन यूज हो रहा है। दूसरा हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं एनएरोबिक का। एनएरोबिक, अगर एनएरोबिक की बात कर रहे हैं तो C6H12O6। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो रहता है ये क्या होगा, एब्सेंट होगा। चूंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसका मतलब अब हमको किसकी आवश्यकता होगी, एंजाइम की। एंजाइम में जनरली हम किसकी बात करते हैं, जाइमेज एंजाइम की। जाइमेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है, किस में पाया जाता है, ईस्ट सेल में पाया जाता है। ठीक है, ईस्ट को हिंदी में खमीर बोलते हैं, पर बुक में ज़्यादातर ईस्ट ही लिखा मिलेगा। तो ईस्ट एक फंगस है, इसके लार या स्लाइवा में क्या होता है, जाइमेज एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक्टिव हो जाता है, और ये फूड मटेरियल को क्या करता है, किण्वित करने लगता है, फर्मेंटेट करता है, जिससे भोजन जो रहता है वो खट्टापन आने लगता है, मतलब एल्कोहल बनता है। तो एल्कोहल मतलब C2H5OH बनेगा, और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज होगा। साथ ही साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होगा, तो एनर्जी जो रहता है इसमें कम एनर्जी निकलेगा,
ये कितना रहता है 2 ATP के आसपास। तो देखिए इसको बैलेंस करें तो ये 2 मॉलिक्यूल इसके रहेंगे, 2 मॉलिक्यूल इसके रहेंगे। तो याद रखना बहुत ईजी है। अगर YV की बात कर रहे हैं तो 6 मॉलिक्यूल याद रखना है, और एनारोबिक में 2 और 2 याद रखना है जो प्रोडक्ट साइट है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम सिंपल बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट जो रहता है इसके तो हम 1 मॉलिक्यूल ही यूज कर रहे हैं, तो ये याद रहेगा। अब एक बार क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एरोबिक एनारोबिक की, तो इक्वेशन के बेस पर देखें, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन यूज नहीं किए हैं। यहाँ पूर्ण अपघटन, देखिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड और H2 इसको और तोड़ सकते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को सरल भागों में नहीं तोड़ सकते, लेकिन इसमें देखो एल्कोहल बन रहा है C2H5OH। अगर इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं तो इसको हम और आगे H2O और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। चूंकि अभी ये सरल भागों में नहीं टूटा है तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? अपूर्ण अपघटन वर्ड यूज कर रहे हैं। उत्पाद देख लीजिए, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी की 38 ATP ये बोल रहे हैं। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली पॉइंट है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल एरोबिक की जो एग्जाम्पल आएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं जो हायर एनिमल होंगे, ये इनकी बात कर रहे हैं, या सेल जो रहता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन सा रहता है? लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे हम बात कर रहे हैं कौन सा? बैक्टीरिया हो गया। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ईस्ट हो गया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं पैरासाइट या पैरासिटिक जो वर्म्स है, कृमि की बात कर रहे हैं, जो परजीवी कृमि हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कौन सा? एस्केरिस वगैरह हो गया। ये एस्केरिस जो रहता है इसमें कैसा होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। वो हमारे बॉडी में जो परजीवी या जनरली आंत में परजीवी के रूप में रहेगा, तो उसको जितना आवश्यकता होती है उस अमाउंट में या उस मात्रा में उसको क्या होगा? वो एनर्जी जो है वो नहीं मिलता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो एरोबिक और एनारोबिक है, इसके लिए हम पूरी प्रोसेस, अगर ये सेल में हो रहा है तो किस प्रोसेस से होगा इसकी बात कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे ह्यूमन की जो श्वसन तंत्र है इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं एक सेल के अंदर की, देखिए ये हम एक सेल की बात कर रहे हैं। सेल के अंदर मैंने एक सेल ऑर्गेनेल बनाया, ये इस तरह से सेल ऑर्गेनेल याद होगा। ये इस तरह से अगर हम बना रहे हैं तो क्लियर होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। तो ये वाला भाग इसका हो गया कौन सा? साइटोप्लाज्म वाला भाग हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, ठीक है। और ये जो है इसकी हम बात कर रहे हैं कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। एक न्यूक्लियस भी बना सकते हैं। चलिए सपोज हम बात कर रहे हैं, ये हो गया, हमने बात की इसकी न्यूक्लियस, केंद्रक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोई फूड मटेरियल है, ठीक है। फूड मटेरियल जो रहता है सबसे पहले इसका ब्रेक डाउन्स होगा, ठीक है। ब्रेक डाउन्स होगा तो ये क्या करता है? कुछ सरल भागों में डिवाइड होगा, ये इस तरह से। ये सरल भाग जो रहता है फिर से डिवाइड होकर ये यहाँ पर आएगा, ये इस तरह से। और फिर इसके बाद ये जो रहता है फिर से डिवाइड होकर कहाँ जाएगा? ये इस तरह से, ठीक है। तो 3 तरह की हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की। एक फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और ये थर्ड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोसेस होता है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्लाइकोलिसिस वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड वर्ड जो हो रहा है जहाँ से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की ओर जा रहा है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कौन सा?
ऑक्सीडेशंस की बात कर रहे हैं, या जैसे ये मेम्ब्रेन में हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जा रहा है ये इस तरह से, तो ये सेकेंड और थर्ड जो प्रोसेस एक साथ है, इसके लिए हम बात करते हैं कौन सा, ऑक्सीडेशन, या फिर वर्ड यूज करते हैं क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड हम बात करते हैं ETS। ETS में क्या होता है, इसमें कुछ एनर्जी होगा जो इस मेम्ब्रेन की ओर क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसके लिए मेन पॉइंट ये तीनों का जो आता है वो साइट का, कि ये तीनों प्रोसेस एक्चुअल में होता कहाँ पर है। ग्लाइकोलिसिस जिसमें ग्लूकोज को पहले ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं होता है, अपूर्ण होगा, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होता है ये कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, मतलब कोशिका द्रव्य में होगा, ठीक है, कोशिका द्रव्य में होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो एनर्जी, अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल, ये क्रेब्स साइकिल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, वायवी वाला का पार्ट है, तो जो एनर्जी निकलता है 38 ATP वो कहाँ पर स्टोर होगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए कोशिका का इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। और ETS जो रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये क्या होता, कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली होगा, कवरिंग होता है, ये यहाँ पर होगा, क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा ETS का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पूरा नाम क्या है ETS का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये हम बात करते हैं, सिंपल याद रखना, ग्लाइकोलिसिस इस पोर्शन पे होगा, क्रेब्स साइकिल ये इस तरह से दोनों पार्ट में होगा। अभी हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल दो तरह से होता है, पहले पायरुविक अम्ल जो रहेगा एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में ब्रेक होगा, तो अभी पूरे देखेंगे इसका। और ETS की बात करते हैं, ETS जो रहेगा ये यहाँ पर मेम्ब्रेन में होगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम बात करते हैं इसकी प्रोसेस की। अब तुम लोगों को यहाँ पर जो मेन याद रखना है, देखिए इस प्रोसेस में जैसे ग्लाइकोलिसिस से जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ग्लाइकोलिसिस से जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसकी पूरी पाथवे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बायो में जो मेडिकल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हमको ACF से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो जो इसमें आ सकते हैं इसकी बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, इसमें जो ग्लूकोज होता है ये किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। तो पहले चीजें तो ये याद रखिएगा, ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल्स यूज होता है, इसमें एक अणु ग्लूकोज जो रहता है, दो अणु किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक अम्ल में, क्लियर है। इसके बाद यहां पर क्या होता है, 2 ATP उपयोग होता है और बनता कितना है, 4 ATP क्या होगा, मुक्त होता है। तो अगर 2 ATP यूज हो रहा है और 4 ATP बन रहा है, तो फायदा कितना का हुआ, 2 ATP के। तो ATP बेनिफिट्स हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, 2 ATP। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, एक NADH2, ये दो अणु क्या होता है, NADH2 के 2 अणु बनते हैं, ठीक है, 2 अणु मुक्त होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। NADH2 के 2 अणु इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आता है, कुल या प्रत्यक्ष ATP लाभ, अगर प्रत्यक्ष दिया तो 2 ATP आएगा, लेकिन आएगा कुल ऊर्जा लाभ की बात पर करेगा, तो कुल ऊर्जा लाभ में यहाँ पर आता है कितना, 8 आएगा। कैसे देखिए, एक NADH2 जो रहता है ये क्या करता है, 3 ATP देता है, तो 2 NADH2 कितना देगा, यहाँ पर क्या होगा, 6 ATP हो जाएगा, ठीक है। ये इस NADH2 के 2 अणु जो है वो कितना दे रहा है, 6 ATP, और 2 ATP यहाँ से मिल रहा है, तो ये 2 ATP और हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर ATP कितना आ जाएगा, टोटल ATP लाभ कितना आता है, 8 आ जाएगा, क्लियर है। अब ये 6 ATP या NADH2
ये वाला जो रहता है एक्चुअल में इसको हम काउंट करते हैं ETS में। जब NADH2 जो रहता है फिर से ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज करता है, जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाएगा, और एक NADH2 जो रहता है ये क्या करता है, 3 ATP ऊर्जा मुक्त करता है। तो ये हम इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये हो जाएगा किसके लिए, ग्लाइकोलिसिस के लिए। इसी तरह से तुम लोगों को याद रखना है किसके लिए, क्रेब्स साइकिल के लिए। तो देखिए क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा क्या आ सकता है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं। अब यहां पर पायरुविक अम्ल का कितना अणु है, 2 अणु। तो देखिए पहला प्रोसेस इसमें क्या होगा, पायरुविक एसिड जो रहता है ये किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल को एंजाइम में, ये इसमें कन्वर्ट होगा। और जब इसमें कन्वर्ट होगा तो फिर से क्या बनता है, 2 NADH2 बनता है। ठीक है, ये प्रोसेस जो रहता है इसके लिए हाफ O2 की आवश्यकता होगी, और ये O2 किस में कन्वर्ट होता है, H2O में। तो यहाँ पर अब ऑक्सीजन यूज हो रहा है, इसलिए इसको हम किस में वर्ड यूज करते हैं, वायवीय श्वसन वाले स्टेप में यूज करेंगे। क्लियर है? अब ये जो NADH2 जो बन रहा है ये फिर से वही क्या होगा, 2 NADH2 है तो टोटल कितना ATP देगा, एक जो रहता है 3, तो 2 से कितना हो जाएगा, 6 ATP हो जाएगा। ये है पायरुविक अम्ल का ऑक्सीडेशन जो अभी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा यहाँ तक। अब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ये कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड प्रोसेस की, एसिटिल को एंजाइम की, तो जब एसिटिल को एंजाइम जो रहता है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूटेगा तो इस प्रोसेस में ये टोटल क्या करता है, 3 NADH2 और एक FeDH2 और एक GTP क्या करता है, मुक्त करता है। 1 मिनट, इसको इस तरह से लिखते हैं, 3 NADH2, एक FeDH2 और एक GTP बनाता है। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं क्रेब्स साइकिल की, जो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो उसमें कितना ऊर्जा मुक्त हो रहा है, तो यहाँ से 3 NADH2 है, एक NADH2 3 ATP देता है, तो 3 से कितना हो जाएगा, 9 ATP। एक FeD जो रहता है ये क्या करता है, 2 ATP देता है। ये ETS में पढ़ते हैं बट बहुत ज़्यादा हमको डीप में नहीं जाना है, केवल याद रख लो अगर NADH2 रहता है तो 3 ATP देता है, FeDH2 रहेगा तो 2 देता है। ये याद कर लो, ज़्यादा बेटर है, पूरे मैकेनिज्म पढ़ने से बेटर है कि इसको याद रखें। तो ये हो जाएगा, और GTP जो है ATP के तुल्य होता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो टोटल ATP एक साथ साइकिल जो रहता है क्रेब्स साइकिल के कितना बनेगा, 12 ATP बनेगा। ठीक है, कितना ATP बन रहा है, 12 ATP। ये क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एसिटिल कोएंजाइम वाला है, इसी को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ये है, जैसा कि मैंने बताया क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। ये इसके पहले का स्टेप है, प्रिपरेशन स्टेप है इसका, या गेटवे बोलते हैं इसको, लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाला स्टेप है ये। तो यहाँ क्रेब्स साइकिल की जो एक साइकिल है, एक साइकिल में कितना ऊर्जा निकल रहा है, 12 ATP निकल रहा है। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं पायरुविक एसिड के, इसके मॉलिक्यूल बनते हैं 2, तो फिर यहाँ पर कितने होंगे, जब 2 साइकिल का ऑपरेट होगा तो कितने ATP निकलता है, 24 ATP निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा जब 2 मॉलिक्यूल होंगे, ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तब 2 NAD है, एक मॉलिक्यूल से एक ही बनता है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टोटल ऊर्जा की। देखिए वायवीय श्वसन में हम 38 ATP कैसे काउंट करते हैं, ग्लाइकोलिसिस में देखो कितना बन रहा है, 8 ATP, यहाँ पर कितना बन रहा है, 6 ATP, और यहाँ पर कितना बन रहा है, 24 ATP। तो 24 और 6 कितना हो गया, 30, 30 और 8 कितना हो गया, 38। इस तरह से हम जो वायवीय श्वसन में जो बोलते हैं, ठीक है, जो एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है, इस एरोबिक रेस्पायरेशन में टोटल कितने होते हैं, जो 38 ATP बन रहे हैं, वो इस तरह से काउंट करते हैं। क्लियर है?
8, 6 और 24। तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अगर हम 8, 6 और 24 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा 38 ATP। अब हम बोलते हैं एनएरोबिक में 2 ATP क्यों लिखते हैं? तो एनएरोबिक जो रहता है वो ग्लाइकोलिसिस को फॉलो करता है, ये वाला। तो ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर बस होता है। अब ETS के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये NADH2 जो है वो टूटेगा ही नहीं, मतलब यहाँ से ऊर्जा नहीं निकलेगा। तो ये जो 2 ATP यहाँ पर मुक्त हो रहा है केवल वही मिलता है ग्लाइकोलिसिस में। तो इस तरह से हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस जो रहता है इसमें क्या होता है, टोटल हमको 2 तो प्रत्यक्ष मिलता है और 6 जो है अप्रत्यक्ष। ETS में मिलता है तो 2 और 6 हो जाता है 8। पायरुविक अम्ल के ऑक्सीडेशन से 6 और क्रेब्स साइकिल से 2, एक साइकिल से 12, तो 2 साइकिल जो रहेगा उससे 24 ATP मिलेगा। एक, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना, 2 मॉलिक्यूल 2 अणु बन रहे हैं, तो एक अणु से एक साइकिल बनेगा, दूसरे अणु फिर एक साइकिल करेगा, तो 2 साइकिल चलता है। तो ग्लूकोज के एक अणु के लिए क्रेब्स साइकिल कितने बार होगा? 2 बार होगा। एक साइकिल में 12 ATP, दूसरे साइकिल में भी 12, तो 12 दूनी 24 हो गया। ऑक्सीडेशन भी 2 बार होगा, पहले पायरुविक अम्ल का होता है फिर एक पायरुविक अम्ल का होगा, तो इससे 6 ATP मिलेगा। 24 और 6 हो जाएगा 30 और उधर 8 करके 38 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, जनरली जो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है ऊर्जा काउंट का, ये करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा केयरफुली करिएगा, एक बार रिवाइज करिए, ज़्यादा बेटर होगा। वीडियो जो है एक बार में, मुझे लगता है जो मैथ्स बैकग्राउंड्स वाले होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा एक बार फिर से रिवाइज करें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। बहुत सिंपल वे में इसको ले जाना है, इसकी मैकेनिज्म देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।